हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक करेंगे ब्लड। एक एक करके हम सभी टॉपिक्स कर रहे हैं बीएससी के, तो आप लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, आपको सभी इसके अंदर से मिल जाएगा। डेफिनेशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन। ब्लड होता क्या है? ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स। ब्लड के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, इसलिए हम इसको टिश्यू बोलते हैं। कनेक्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के एक ऑर्गन को, टिश्यू को, सेल्स को आपस में क्या है, कनेक्ट करके रखता है। दैट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। ब्लड कहाँ से फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स से। फंक्शन क्या है? कैरीज ऑक्सीजन। जब भी जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू तो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से करेगा? बॉडी से लेकर आउटसाइड द एनवायरमेंट। कार्बन डाइऑक्साइड टू सेल्स थ्रू आउट योर बॉडी। हर एक लिविंग सेल से CO2 को वहां से लेकर आएगा और ऑक्सीजन को क्या है, ट्रांसफर करेगा। फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ ब्लड। होता कैसा है ब्लड? ब्लड इज ओपेक एंड स्टिकी। ह्यूमन ब्लड इज 5 times मोर विस्कस देन द डिस्टिल्ड वाटर। जो डिस्टिल्ड वाटर होता प्रेजेंट होता है उससे 5 times विस्कस, गाढ़ापन, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है। स्टिकी होता है, चिपक जाता है। स्लाइटली एल्केलाइन होता है, pH 7.4 होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्राइटली रेड कलर का होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पर्पल कलर का होता है। हम इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड नहीं बोलते हैं। हमेशा क्या होता है, या तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसा होता है? ब्राइट कलर का होता है और डीऑक्सीजनेटेड पर्पल कलर का होता है। स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड द हेमेटोलॉजी एंड ब्लड इज स्टेन विद द लैसमिन स्टेन। लैसमिन स्टेन जो कलर, स्टेन मतलब कलरिंग। तो हम जब उसको देखते हैं तो उसके अंदर कैसी सेल्स हैं, कैसा है वो, तो उसको हम लैसमिन स्टेन से स्टेन करते हैं, कलर करते हैं। पूरे ब्लड के अंदर होता क्या क्या है? प्लाज्मा और सेल्स। सेल्स में 3 types ऑफ सेल्स। रेड सेल्स, ग्रेनुलोसाइट जिसको हम ल्यूकोसाइट या फिर WBC भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? फ्रोजन प्लाज्मा होगा या फिर उसके बाय प्रोडक्ट्स होंगे, कुछ और प्रोडक्ट्स। इसमें क्या होंगे हमारे? क्रायो प्रेसिपिटेट करके पता चलता है उसमें क्या है, स्टोर्ड प्लाज्मा होता है। ये फाइब्रिनोजन के प्रोटीन्स होते हैं, एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स होता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन्स होते हैं। ये इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिकली उसी में काम करते हैं। ये सारा होल ब्लड है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर प्लाज्मा 55% प्रेजेंट होता है। फ्लूइड कंपोनेंट्स, जो लिक्विड होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। 45% में सभी सेल्स होती हैं, RBCs, WBCs एंड द प्लेटलेट्स। तो ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद ब्लड के अंदर क्या है, ऊपर क्या आता है, प्लाज्मा आ जाता है, और नीचे क्या है, ये व्हाइट ब्लड सेल्स, आफ्टर दैट प्लाज्मा, सॉरी प्लेटलेट्स एंड RBCs। ये सारे क्या है, 45% में ये सब प्रेजेंट होती है। तो ये कंपोजिशन है कि ब्लड के अंदर कौन कितने परसेंटेज के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है? 90% वाटर होता है, 10% डिजोल्व सॉल्यूट्स होते हैं, और O2 और CO2 गैसेज होती है। डिजोल्व सॉल्यूट्स के अंदर भी डिफरेंट है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक 9.1% होते हैं 10% में से, और 0.9% क्या है, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में क्या, या तो प्लाज्मा में प्रोटीन्स होंगे या फिर कुछ लिपिड्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। इनऑर्गेनिक में क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, बाइकार्बोनेट आयन, कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयंस। ये आयंस क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ये प्लाज्मा की कंपोजिशन है, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ग्लूकोज इज द मेन न्यूट्रिटिव मटेरियल कैरिड बाय द ब्लड, while यूरिया इज द मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द ब्लड। जब भी बॉडी से वेस्ट जाता है वो हमेशा नाइट्रोजिनस जो वेस्ट जाता है वो यूरिया की फॉर्म में जाता है ह्यूमन बीइंग में, और ग्लूकोज क्या है, न्यूट्रिटिव मटेरियल जिसको वो ट्रांसफर करता है ब्लड, हर एक लिविंग सेल तक। नॉर्मल ब्लड का शुगर क्या होता है, 60 to the 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है देन कोई डिजीज कोज होती है। नॉर्मल लेवल ऑफ यूरिया इन ब्लड इज 17 to the 30 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड।
हमने कहा कि अगर शुगर एक्सीड कर जाती है, अभी कहा कि कोई डिजीज होती है, कोई डिजीज कौन सी, मतलब शुगर, जिसको हम शुगर बोलते हैं, या फिर डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं कि किस वजह से शुगर प्रेजेंट है, ग्लूकोज ज़्यादा है बॉडी के अंदर, क्यों है। तो मेलिटस में क्या होता है, शुगर लेवल एक्सीड 180 मिलीग्राम पर 100 ml होनी चाहिए हमारी, 60 to 100, लेकिन यहाँ अगर 180 से अबो हो जाती है तब डायबिटीज मेलिटस होती है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में आजकल शुगर बोलते हैं। यूरेमिया, इफ यूरिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन ब्लड देन इट कॉज द यूरेमिया। अगर ब्लड के अंदर इतने ml से इतने मिलीग्राम से ज़्यादा अगर यूरिया प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर तो हम उसको बोलते हैं यूरेमिया। ब्लड इज कॉल्ड द रिवर ऑफ लाइफ। रिवर ऑफ लाइफ कहा जाता है क्योंकि ब्लड क्या करता है, हर एक लिविंग सेल के साथ फ्लो करता है, न्यूट्रिटिव मटेरियल को ट्रांसफर करता है, वेस्ट को वहाँ से रिमूव करवाता है, ये सब चीज़ें, इसलिए रिवर इसको बोला जाता है। फर्स्ट इज फंक्शन ऑफ प्लाज्मा की अगर बात करते हैं तो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या, अमीनो एसिड, सिंपल शुगर्स, विटामिन, साल्ट, वाटर, इन सब का क्या है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके थ्रू, ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। नाइट्रोजनस वेस्ट का ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, या तो यूरिया की फॉर्म में होगा वो, या यूरिक एसिड की फॉर्म में होगा। ह्यूमन बीइंग में भी कुछ परसेंटेज यूरिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट O2, CO2 एंड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, CO2 को एज ए बाइकार्बोनेट आयंस में ट्रांसफर होता है। एंटीबॉडीज, इनका ट्रांसफर किया जाता है, हार्मोन्स का ट्रांसफर किया जाता है। सेकेंड वन इज द थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन जो किया जाता है, हीट कंट्रोल या फिर मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ना ज़्यादा हो ना कम हो, बाहर का एनवायरनमेंट चाहे कैसा भी हो, उसको बोलते हैं हम थर्मोरेगुलेशन। और इसमें ब्लड प्लाज्मा क्या है, हेल्प करता है, इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जो इस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं। पीएच कॉन्स्टेंसी एसिड बेस बफर की तरह एक्ट करता है, जिससे जो ह्यूमन बीइंग के ब्लड का पीएच है वो चेंज नहीं होता है, क्योंकि अगर पीएच चेंज होता है तो एसिड और बेस में चेंजिंग आएंगे और जिससे इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो पीएच चेंज होने के बाद फंक्शन नहीं करते हैं। ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हमने कहा कि एंटीबॉडीज को ट्रांसपोर्ट करता है। ऑस्मोटिक टेंशन, अब बहुत सारा वाटर है इसके अंदर, वाटर से क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, तो ऑस्मोटिक टेंशन को भी मेंटेन करके रखता है। एज ए मिडल मैन ट्रांसपोर्ट का काम करता है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, मिडल मैन भी बोलते हैं। बहुत सारे टिश्यूज का आपस में कनेक्ट करके रखता है, ऑर्गन्स को कनेक्ट करके रखता है, तो इसलिए मिडल मैन भी इसको बोला जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स इसी के थ्रू होता है। फीटस की जब ग्रोथ होती है तो उसमें ब्लड प्लाज्मा जो है मेन रोल प्ले करता है। एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसीज की फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज नोन एज द एरिथ्रोपोइसिस एंड ब्लड प्लाज्मा प्ले इन द इम्पॉर्टेंट रोल इन दैट। तो ये क्या फंक्शंस ऑफ ब्लड प्लाज्मा। टाइप्स ऑफ कर्पसल्स कितने टाइप्स की होती हैं, ब्लड कर्पसल्स आर सेल्स विच फ्लोट फ्रीली इन द प्लाज्मा। ये प्लाज्मा के साथ ही कर्पसल्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। परसेंटेज ऑफ ब्लड सेल्स इज कॉल्ड द हीमोक्राइट वैल्यू एंड द पैक्ड सेल वॉल्यूम। सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स की वॉल्यूम परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड द हीमोक्राइट वैल्यू एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम। टाइप्स ऑफ सेल क्या है, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड, आरबीसीज, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसीज। डिफरेंट शेप, डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट फंक्शंस, सभी के अलग अलग है। अगेन एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज द एरिथ्रोसाइट, जिसको हमने आरबीसी कहा। आरबीसी एक्ट एज ए बैग ऑफ फॉर हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, रेड होता है। इस तरीके की होती हैं आरबीसी, इसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, साइड व्यू देखते हैं, तो ये बाइकॉन्केव डिस्क इस तरीके की फॉर्मेशन होती है। ऊपर से देखते हैं तो ये सर्कुलर टाइप दिखाई देगी। तो स्ट्रक्चर्स कैसी है इसकी, बाइकॉन्केव। काम क्या करती है, O2 का ट्रांसपोर्ट करवाती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बना के। ये डिफरेंस होते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज की। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो कुछ ऐसी स्पीसीज, एक्टिव स्पीसीज बनाते हैं जो फ्री रेडिकल्स होते हैं और वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। और एज ये पॉइजन की तरह काम करती हैं कई जगह। CO2 का ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस तरीके से, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्मेशन करके। हाइड्रोजन आयंस या फिर
ये क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं और मेंटेन क्या करते हैं, पीएच, क्योंकि पीएच क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की जितनी कंसंट्रेशन होगी उसी के बिहाफ पे पीएच डिसाइड होता है। स्ट्रक्चर कैसी है इसकी, हमने बताया कैसी है, बाइकॉन्केव डिस्क। सरफेस क्यों होती है, लार्ज सरफेस एरिया के लिए। लार्ज सरफेस एरिया किसके लिए जरूरी होता है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए। साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है। और क्या काम करता है, मेम्ब्रेन कैसे काम करती है, ओस्मोमीटर की तरह काम करती है, जिसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज जो चैनल है वो प्रेजेंट होता है, जहाँ से सोडियम और पोटेशियम पंप कंप्लीट होता है, जो मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर और जो हमारे नर्व इम्पल्स हैं उसमें कंडक्शंस जो होते हैं, इम्पल्स जो चेंज होते हैं, आयनिक बैलेंस जो चेंज होते हैं, उसमें क्या है, सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, ये काम करते हैं, जो आरबीसीज के ऊपर, इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। द सेम एज अदर बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन सेल मेम्ब्रेन, अपने आप ये सेल मेम्ब्रेन नहीं बनाते हैं, ये बने बनाए होते हैं। एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन प्रोवाइड स्ट्रेंथ, मतलब इसके अंदर साइटोस्केलेटन की तरह कौन काम करता है, एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन। कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, ये दोनों जो भी प्रोटीन्स हैं एक्टिन एंड स्पेक्ट्रिन्स, ये कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में काम करते हैं और कॉन्ट्रैक्टिलिटी शो करते हैं। चेंज इन विस्कोसिटी, इसी की वजह से क्या है, इसकी विस्कोसिटी भी चेंज होती है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के साथ कैल्शियम आयन एटीपेज की एक्टिविटी भी रेगुलेट की जाती है। कार्बोहाइड्रेट ऑन द मेम्ब्रेन आर टू बी विद ब्लड टाइप्स, एंटीजन्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं कि ब्लड्स में सभी के ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, मैच नहीं करता है, जब भी चेंज किया जब भी एक दूसरे के साथ ट्रांसफर किया जाता है तो मैच नहीं करता। क्यों नहीं करता है, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और ये एंटीजन का काम कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम ग्लूकोज या फिर इसकी फॉर्म में लेते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की जो फॉर्मेशन होती है वो ज़्यादातर क्या है, मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होते हैं, ये आउटसाइड में, और ये एज ए एंटीजन, जैसे ये मेम्ब्रेन है तो इसके कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे इसकी सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होंगे, और जो ये बताएंगे कि इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, इसमें क्या चेंज है, कैसे इसके प्रोटीन्स हैं, ये ट्रांसफ्यूज करेगा या नहीं करेगा, या ट्रांसफर ये एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है, ये सब चीज़ें यहाँ से डिसाइड होती हैं। अब कुछ डेफिशिएंसी जब हो जाती हैं सेल्स के अंदर, आरबीसीज के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, तो कौन से डिजीज होती है, एक है जिसमें एनीमिया कोज होता है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया कोज होता है। लेकिन हर एक एनीमिया अगर है तो जरूरी नहीं है कि वो HB की कमी से ही हो, तो इसमें अलग अलग एनीमिया है, टाइप्स ऑफ एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो क्या है, हीमोग्लोबिन का अमाउंट जिसमें कम हो जाता है, तो हम इसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं, आयरन, अगर आयरन की डेफिशिएंसी से है तो हम आयरन लेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। आयरन की जैसे आयरन प्रेजेंट डाइट की जो है वो लेंगे तो हम जैसे रिकवर कर जाते हैं। पर्निशियस एनीमिया एंड बी विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है, लैक ऑफ बी विटामिन्स डज नॉट अलाउ आरबीसी टू ग्रो एंड देन डिवाइड, वो डिवाइड नहीं करेंगे तो का नंबर कम हो जाएगा, लीड्स टू द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द नॉर्मल आरबीसी, और उसकी वजह से एनीमिया होगा। और ये क्या इसमें को चेंज करना या फिर इसको रिकवर कैसे करेंगे, या फिर इसके होता क्यों है, होने का तो हमें पता चल गया कि ये क्या विटामिन बी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उस डाइट को लेंगे जिसके अंदर क्या है, विटामिन बी प्रेजेंट है, या फिर हमने वो डाइट ली थी जिसके अंदर विटामिन बी बहुत कम था तो हमें हुआ था, और अब इसको रिकवर करना है तो हम क्या करेंगे, वो डाइट लेंगे जिसके अंदर विटामिन बी बहुत अच्छे से प्रेजेंट है। एप्लास्टिक डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो, इसमें सभी सेल्स कम है तो आरबीसी भी उनके बोन मैरो से प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए भी क्या है, एनीमिया होता है। तो इसके कॉज क्या हो सकते हैं, तो कैंसर थेरेपी जब हम करवाई गई उस पेशेंट की तो उसका बोन मैरो डैमेज हो गया है, इसलिए वो क्या है, अभी इसकी प्रोडक्शन है वो नहीं कर पा रहा है। एक्सपोजर टू द टॉक्सिन्स या टॉक्सिन्स की प्रेजेंस की वजह से होगा, या ऑटो इम्यून डिजीज, जो हमारी ऑटो इम्यून डिजीज होती है उनकी वजह से होगा, या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होगा। हीमोलाइटिक, जिसमें क्या आरबीसी का लॉस हो जाता है। आरबीसी सर्वाइव लेस देन द नॉर्मल 120 डेज, यही इसका लाइफ साइकिल होता है, और इसका नंबर क्या है, कम हो जाता है, लीड्स टू द ओवरऑल डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, तब क्या बोलते हैं हम इसको, हीमोलाइटिक एनीमिया।
इनहेरिटेड कॉज इंक्लूड सिकल सेल एनीमिया, जिसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, थैलेसीमिया होता है, इसकी वजह से ये चीज़ें होती हैं। एनीमिया ऑफ कॉर्निक डिजीज, कुछ कॉर्निक डिजीज जब लंबे टाइम तक रह जाती हैं तब भी एनीमिया हो जाता है। वेरियस कंडीशंस ओवर द लॉन्ग टर्म कैन कॉज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसीज। क्यों होता है? या तो किडनी डिजीज थी, उसको डायबिटीज किया था, या ट्यूबरक्लोसिस टीबी थी, या फिर HIV। उन केसेस के अंदर भी क्या है, एनीमिया होता है, लॉस ऑफ आरबीसीज या लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। अब हम हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो हीमोग्लोबिन होता क्या? हीमोग्लोबिन इज ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ द 4 पेप्टाइड सब यूनिट्स। कैसे स्ट्रक्चर होती है? प्रोटीन्स में इसकी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 4 पेप्टाइड सब यूनिट्स जुड़ी हुई हैं और इसका अरेंजमेंट भी बहुत डिफरेंस होता है। HB ऑफ अडल्ट HbA इज ए टेट्रामर कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन्स। ये जो 4 पेप्टाइड्स होते हैं, इसके अंदर अल्फा और बीटा की सब यूनिट्स होती हैं, तो 2 अल्फा की होती है और 2 बीटा की होती है, तब जाकर ये 4 की कंपोजिशन कंप्लीट होती है। ईच ग्लोबिन कंटेन 1 हीम ग्रुप्स, और इन चारों के पास 2 अल्फा और 2 बीटा, इन चारों के पास क्या होते हैं, एक एक हीम ग्रुप होता है, और इसी की वजह से क्या होते हैं, ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर पाता है। और इनके बीच में सेंटर में क्या होता है, Fe आयंस प्रेजेंट हो, फेरस आयंस। इसलिए कहा जाता है कि आयरन की बहुत डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को हीमोग्लोबिन की कंपोजिशन के लिए। ये देखिए यहाँ पर ये होता है आयरन, इसके अंदर ये 4 पेप्टाइड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। इसमें 2 अल्फा है और 2 बीटा। इधर वाले क्या है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और ये क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ये आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप्स है, यही हीमोग्लोबिन, इसकी 4 पेप्टाइड्स जो इसको कंप्लीट करते हैं। ये जो इस तरीके से दिखाए गए हैं, ये है हमारे बीटा, और जो दूसरे हैं ये हैं, ये क्या है, इसके अंदर अल्फा। ये नीचे वाले अल्फा हैं और ये 2 ऊपर वाले क्या हैं, बीटा है। तो इनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, डिफरेंस होती है। तो हमें पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में 4 पेप्टाइड सब यूनिट्स जुड़ती हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का होता है, 2 अल्फा होती हैं, 2 बीटा होती हैं, और दोनों के पास, चारों के पास क्या है कि हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसी वजह से ये 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर पाता है। लाइफ साइकिल कैसा होता है आरबीसीज का? मैक्रोफेज इन स्प्लीन एंड लीवर, फैगोसिटिक्स आरबीसीज एंड स्प्लिट हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मैक्रोफेजेस, जब स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, कि जहाँ पर चीज़ों को दफनाया जाता है। मैक्रोफेजेस जो सेल्स डैमेज हो जाती है उनको खाती है, तो मैक्रोफेजेस स्प्लीन और लीवर के अंदर जाकर क्या है, आरबीसीज के अंदर से हीम और ग्लोबिन को डिफरेंट अलग अलग कर देती है, स्प्लिट कर देती है। अब क्या होता है कि ग्लोबिन ब्रोकन डाउन इन द अमीनो एसिड्स टू बी रीयूज्ड। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन है, तो अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा और इसको दोबारा यूज कर लिया जाएगा। फेरस भी क्या करेगा, रिमूव हो जाएगा फ्रॉम हीमोग्लोबिन में, जो हीम पार्ट बच जाता है उसमें फेरस है, और वो क्या रिमूव हो जाएगा वहाँ से और ट्रांसफेरिन के साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो फेरस का Fe का आयरन का ट्रांसफर करवाता है। Fe ट्रांसफेरिन अब क्या करेगा, रेड बोन मैरो जो होता है उसके अंदर जाएगा और वहाँ पर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस को करवाएगा। एरिथ्रोपोइसिस इन रेड मैरो, आरबीसीज का प्रोडक्शन दैट इज एरिथ्रोपोइसिस, वो कहाँ पर होता है, रेड बोन मैरो के अंदर। Fe रिमूव फ्रॉम द हीम, Fe को रिमूव कर दिया फ्रॉम हीम से, इससे आगे क्या बच गया, नॉन फेरस प्रोटीन पार्ट, ये बच गया। Fe तो निकल गया, तो नॉन Fe बच गया, उसको वो डैमेज करके क्या होता है, अब बिलिवर्डिन एंड बिलिरुबिन 2 के अंदर चेंज होगा, पहले बिलिवर्डिन के अंदर, बाद में बिलिरुबिन के अंदर, और उससे क्या बनेगा, बाइल साल्ट बनेगा, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होता है, जो इससे बनता है हमारा बाइल साल्ट, गॉल ब्लैडर से जो बनता है वो क्या करता है, इस तरीके से बनता है। अब बिलिरुबिन जो है वो क्या करेगा, यूरोबिलिनोजन के अंदर चेंज होगा, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाकर। सम यूरोबिलिनोजन है जो वो ब्लड के अंदर जाएगा, यूरोबिलिन जो की उसकी फॉर्मेशन होगी, और यूरिन को कलर प्रोवाइड करेगा। तो मोस्ट ऑफ केसेस ये जब जो IIT इसके PMT के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आजकल जिसको नीट बोला जाता है, तो उसके अंदर पूछे जाते हैं कि यूरिन का कलर किसकी वजह से होता है, बिलिरुबिन की वजह से होता है, और बिलिरुबिन किसकी वजह से आता है, हीमोग्लोबिन, क्या
हीमोग्लोबिन का टूटने की वजह से आता है, जिसमें नॉन एफी पार्ट है जो वो चेंज होकर बिलिरुबिन और बिलिरुबिन में चेंज होता है। और मोस्ट यूरोबिलिनोजेंस क्या है, फिर फिसिस को भी फिसिस में जाएंगे और जिसकी वजह से उसका ब्राउन पिगमेंट स्टीरोकोबिलिन है जो उसकी फॉर्मेशन होती है। तो फिसिस का कलर और यूरिन का कलर किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के टूटने की वजह से, आरबीसीज के डैमेज होने की वजह से। तो उसमें बिलिरुबिन एंड इसमें बिलिरुबिन बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ यूरिन एंड द फिसिस। ये लाइफ साइकिल इसका होता है। एरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, किडनी प्रोड्यूस रीनल एरिथ्रोपोएटिक फैक्टर्स दैट एक्टिवेट द एरिथ्रोपोएटिन मेड इन द लीवर। किडनी एक ऐसा फैक्टर रिलीज करेगी जो क्या करेगा, इसको लीवर को जाकर एक्टिवेट करेगा कि आप आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करिए। एक्टिवेट एरिथ्रोपोएटिन, एक्टिव एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट द रेड बोन मैरो टू प्रोड्यूस द आरबीसीज। अब ये एरिथ्रोपोएटिन जो लीवर से प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करेगा, रेड बोन मैरो के पास जाएगा और वहां पर आरबीसीज का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। 2 मिलियन आरबीसीज आर मेड एंड डिस्ट्रॉयड ईच सेकंड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर नियर अबाउट 2 मिलियन आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन चलता, बनती भी है और चलती में इसका डैमेज भी होता है। लाइफ साइकिल इसका 120 डेज का होता है। इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड आयरन। ये हमने सबने इसमें पढ़ा है। आयरन इज द मोस्ट, विटामिन B एंड फोलिक एसिड बोथ all 3 components are most required for the RBC productions. ये डिफरेंस है आरबीसीज के अंदर और सिकल सेल्स डिजीज जो होती है उसके अंदर। जो इसमें डिफरेंस क्या है, आरबीसीज का लाइफ टाइम कितना होता है, नॉर्मल आरबीसीज, यहाँ पर नॉर्मल आरबीसीज की बात है, यहाँ सिकल सेल आरबीसीज की बात है 120 डेज, और सिकल सेल में क्या होता है 30 to 40 डेज। हीमोग्लोबिन हैज द नॉर्मल ऑक्सीजन, नॉर्मल लाइफ स्पैन है, नॉर्मल सेल्स हैं तो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होगा, और हीमोग्लोबिन हैज द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैपेसिटी। यहाँ पर क्या है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है। नियरली कैपेसिटी क्या है इसकी 12 to 14 ग्राम पर मिलीलीटर ऑफ द हीमोग्लोबिन इतना कैरी करती है, लेकिन यहाँ पर क्या है 6 to 9 ग्राम, ये क्या है इसकी डिक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया में क्या है, ये एक एनीमिया कॉज कंडीशंस होती हैं जिसमें हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाता। एरिथ्रोपोएसिस की अगर हम इसमें कंप्लीट बात करते हैं कि कौन सी सेल्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और कहाँ होती है, तो फर्स्ट हमने कहा बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होता है। बोन मैरो में क्या होगा, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल, जिससे सभी सेल्स, स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं जो बॉडी के अंदर किसी भी टाइप की सेल्स का प्रोडक्शन कर सकती है। लेकिन ये क्या है, प्लूरिपोटेंट हीमोटोपोएटिक, हीमेटोपोएटिक मतलब हीम, जो हीमोग्लोबिन या फिर ब्लड के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं वो सेल्स। प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोएटिक सेल्स जब एक्टिवेट होती है तो फर्स्टली क्या बनाती है वो, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, क्योंकि हम आरबीसीज के प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसी की बात करेंगे, तो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। बाद में उसमें चेंज होकर क्या हो जाता है, वो चेंज होती है फिर एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। यहाँ तक न्यूक्लियस था, अब क्या करेगी ये, लॉस न्यूक्लियस एंड सम ऑर्गेनेलिस, जिसकी वजह से ये डेड हो जाती है। इसको हम बोलते हैं रेटिकुलोसाइट्स। और बहुत सारे सेल्स को भी फिर बाद में क्या कर देती है, लॉस कर देती है ऑर्गेनेलिस को, सॉरी, तो वो क्या कर जाती है उसके बाद टोटली डेड हो जाती है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। और ये डैमेज या फिर लॉस इसलिए करती है कि इसकी ऑक्सीजन कैरिंग की कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। एरिथ्रोब्लास्ट से क्या है, हीमोग्लोबिन B सिंथेसाइज भी होता है। तो हमें इसको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्लूरिपोटेंट हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स चेंज करेंगे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट चेंज करेगा एरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, आफ्टर दैट रेटिकुलोसाइट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। यहाँ से चेंज होकर क्या है, ये ब्लड के अंदर आ जाएंगी, बोन मैरो से चेंज होकर ब्लड में आएंगे, और ब्लड में ये एरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज क्या है अच्छे से अपना फंक्शंस परफॉर्म करेंगी नॉर्मल साइज की प्रोडक्शन के। अब बात करते हैं हम ल्यूकोसाइट्स की। आरबीसीज की बात होगी, हम किसकी बात करेंगे, हम डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में 2 टाइप्स होते हैं, वन इज ए ग्रेनुलर, सेकंड वन इज द ग्रेनुलर। ग्रेनुलर में क्या होता है, ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, दाने से जिसको हम बोलते हैं ग्रेन्यूल। तो उसमें क्या है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड द इशनोफिल्स। ए ग्रेनुलर में क्या है, लिम्फोसाइट्स एंड द मोनोसाइट्स। ग्रेनुलर में आप याद करने का एक तरीका है, बेसोफिल्स बेसिक्स बेस के जैसी, इस्नोफिल एसिड के जैसी,
न्यूट्रल न्यूट्रोफिल्स, या तो एसिडिक शो करेंगे या बेसिक शो करेंगे या फिर न्यूट्रलिटी शो करेंगे, तो उसी के बेस पे है बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड द इशनोफिल्स। लिम्फोसाइट्स में आगे चेंज होते हैं बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स। ये आगे अपने आप को जब मैच्योर करती हैं तो ये इस तरीके से चेंज होती हैं। तो डब्ल्यूबीसीज के 2 टाइप्स हैं, ए ग्रैनुलर एंड द ग्रैनुलर। 5 टाइप की सेल्स हैं। ए ग्रैनुलर में 2 टाइप्स की, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। ग्रैनुलर में बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स एंड द इशनोफिल्स। परसेंटेज इसके अंदर दिखाई गई है, ये आपको याद करने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। ये देखिए इसमें चेंज क्या, ग्रैनुलर में अब क्या किया हमने, न्यूट्रोफिल्स थी, इशनोफिल्स थे, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या होते हैं, न्यूट्रोफिलिक ग्रैनुल्स स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइस, दोनों से हम इसको डाई कर सकते हैं। इशनोफिल्स में क्या है, एसिडिक डाई जब हम करते हैं तभी इसका क्या स्टेनिंग आती है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको इशनोफिल्स। बेसोफिल्स में बेसिक डाइस। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं इसमें प्रेजेंट होती है। इरेगुलर न्यूक्लियस दिखाई देता है, इसमें डबल शेप का दिखाई देता है, इसमें इस तरीके के न्यूक्लियस दिखाई देते हैं। और देखो इस सभी के अंदर क्या ग्रैन्यूल्स है इस तरीके से। ग्रैनुलर में क्या आपके 3 तरीके की आ गई, न्यूट्रोफिल्स, इशनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में आप दोनों तरीके की डाई से उसको डाई कर सकते हैं। इशनोफिल्स में एसिडिक स्टेन होगा सिर्फ, इसमें बेसिक स्टेन होगा। ए ग्रैनुलर जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। लिम्फोसाइट्स 20 to 30% of total leukocytes formed in the lymphoid tissues। lymphoid tissues के अंदर प्रेजेंट होती है, वहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है टी सेल्स एंड द बी सेल्स। जो इम्यूनिटी के केस में हम पढ़ते हैं टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, नेचुरल किलर सेल्स जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मोनोसाइट्स टोटल प्रोडक्शन में 3 to 8% कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, वैसे इसका बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होता है। तो ये सारे क्या है टाइप्स ऑफ WBCs। अब हम इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। ये देखिए हेमाटोसाइटोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट एंड माइलोब्लास्ट। इसमें क्या चेंज होगा, प्रोग्रैनुलोसाइट्स, बेसोफिल्स, इशनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ग्रैनुलोसाइट की फॉर्मेशन करते हैं। ये लिम्फोब्लास्ट से क्या करेंगी, लिम्फोसाइट की फॉर्मेशन होगी। मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट की प्रोडक्शन होगी। ये दोनों क्या है, ए ग्रैनुलोसाइट्स। तो ये इस तरीके से इनका क्या है प्रोडक्शन है। माइलोब्लास्ट, प्रोग्रैनुलोब्लास्ट, बेसोफिल्स, इशनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स इसमें चेंज करेंगे। लाइफ स्पेन ऑफ WBCs। लाइफ स्पेन इज डिफरेंट फॉर एवरी सेल्स। न्यूट्रोफिल्स 2 to 5 days, इशनोफिल्स 7 to 12 days, बेसोफिल्स 12 to 15 days, मोनोसाइट 2 to 5 days, लिम्फोसाइट 1.5 days। ये सभी का लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ टाइम क्या है, डिफरेंस। फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ल्यूकोसाइट्स एमीबॉइड मूवमेंट होता है, इरेगुलर होती है, कहीं से निकल जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर द मोस्ट मोबाइल ऑफ द WBCs। जहाँ भी इन्फेक्शन होता है, डिजीज या फिर डैमेज होता है, सबसे पहले ल्यूकोसाइट्स वहाँ पर पहुँचती है। ल्यूकोसाइट्स आर कैपेबल ऑफ द डायपेडेसिस, इसको बोलते हैं डायपेडेसिस। ये क्या है, कैपिलरी है, उस कैपिलरी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा था और ल्यूकोसाइट क्या वहाँ से निकल गई, इस छोटे से पोर से निकल जाती है ये, इसको हम बोलते हैं डायपेडेसिस। They can squeeze between the cells of capillary wall and enter the tissue space outside the blood vessels. This phenomena is known as the diapedesis. Leukocyte exhibit the chemotaxis. Leukocytes में केमिकल का जो अरेंजमेंट होता है, केमिकल मोमेंट्स जो होता है, जहाँ से कोई केमिकल रिलीज होता है, वो डैमेज टिश्यू से जब रिलीज होता है तो ये वहाँ पर अट्रैक्ट करती है, मूवमेंट करती है। जब मोमेंट को बोलते हैं केमोटैक्सिस। ल्यूकोसाइट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ पश। पश क्या होती है, एक्यूमुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, डैमेज टिश्यूज एंड डेडली वाइट ब्लड सेल्स। क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स वहाँ पर जाके क्या करती है, उनको किल करती है, और वो जो किलिंग है बैक्टीरिया वो और डैमेज टिश्यू साइड का जो टिश्यू है वो इकट्ठा होकर क्या बनाता है, पस की फॉर्मेशन करता है। ये सबसे मेन फंक्शन होता है WBCs का, टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एंटीजेंस। थर्ड वन इज द प्लेटलेट्स एंड द थ्रोम्बोसाइट्स। इस तरीके की स्ट्रक्चर्स होती है प्लेटलेट्स की। 1 to 4 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। नॉर्मल काउंट इतना होता है। लाइफ स्पेन 10 days का होता है। मेगा कैरियोसाइट 35 to 160 माइक्रोन्स की स्ट्रक्चर्स होती है। फंक्शंस क्या होता है प्लेटलेट्स का,
रोल इन द हीमोस्टेसिस, बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन को बनाए रखना, वेसोकॉन्ट्रिक्शंस, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाना, टेम्परेरी हीमोस्टैटिक प्लग, डेफिनेटिव हीमोस्टैटिक प्लग, रोल इन द क्लोट फॉर्मेशन, सबसे मेन जो फंक्शन होता है इनका क्लोटिंग करवाना, ब्लड क्लोट जब कहीं भी कट लग जाता है बॉडी के अंदर, कहीं भी डैमेज हो जाता है तो वहाँ जो ब्लड फ्लो हो जाता है उसको क्लोटिंग करवाने में सबसे मेन रोल प्ले किया जाता है बाय द प्लेटलेट्स। रोल इन द क्लोट रिट्रैक्शंस, रोल इन द रिपेयर ऑफ इंडेंजर्ड ब्लड वेसल्स, रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ द एडीपी एंड द थ्रोम्बोक्सिन A2, इन सब का क्या है ट्रांसफर करने में प्लेटलेट्स क्या है बहुत रोल प्ले करती है। फॉर्मेशन कैसे होती है? द प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रोम्बोपोइसिस, जैसे हमने एरिथ्रोपोइसिस ल्यूकोपोइसिस पढ़ा था उसी तरीके से जब प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं थ्रोम्बोपोइसिस, क्योंकि इनका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स भी होता है। मैच्योर मेगाकैरियोसाइट्स आर हग सेल्स, बड़ी होती हैं विद लार्ज न्यूक्लियाई, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी न्यूक्लियाई होती हैं। दिस हग सेल्स रिलीज द थ्रोम्बोसाइट्स, वो क्या करती हैं थ्रोम्बोसाइट्स को रिलीज करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ से देखते हैं स्टेम सेल्स, हिमेटोसाइटोब्लास्ट स्टेम सेल है, ब्लड की सभी सेल्स की फॉर्मेशन इसी से होती है। जब थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स बनती हैं तब क्या बनता है फिर मेगाकैरियोब्लास्ट, फिर बनेगा प्रो मेगाकैरियोसाइट्स, फिर बनेगी मेगाकैरियोसाइट, आफ्टर दैट प्लेटलेट्स। ये सारा प्रोसेस क्या है इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो ये स्पेसिफिक सेल्स हैं, आपको ये याद करनी है कि प्लेटलेट्स में मेगाकैरियोब्लास्ट हैं, प्रो मेगाकैरियोब्लास्ट हैं, मेगाकैरियोब्लास्ट है। ये सीक्वेंस इसी तरीके से होगी, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। आप ऐसा नहीं है कि हिमेटोसाइटोब्लास्ट को बाद में लिख रहे हैं, मेगाकैरियोसाइट को बाद में लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, इस तरीके से नहीं होता, ये सीक्वेंसली प्रोसेस है। ये हमने आपका सारा ब्लड के ट्रांसफर, इसके सेल्स, टाइप ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर्स सभी किए हैं, आपको ये पढ़ना है। इसमें नीचे कमेंट करना है आपको, कोई अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी के सभी टॉपिक्स इसी तरीके से मिलते हैं।